Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class, and here first of all we will check out the table of contents. So these are the table of contents and the very first topic which we are going to cover, जो हम cover करने वाले हैं, that is prayer against free will. What it is all about. तो ये हम जानेंगे कि ये है क्या actually. So it is actually about the rights and all. हमारा ना actually these two are about the rights only. हमारे ये जो ये सेकंड आर्टिकल है वो भी राइट से ही है रिलेटेड, एंड जो फर्स्ट है वो भी राइट से ही रिलेटेड है. ठीक है. कंप्लीट एराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीटली ही एराडिकेट करने के लिए पहले से ही सरकार ने एक्ट लेकर के आई है, लेकिन उसके बाद भी ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. क्यों? जो लोग हैं इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं. सरकार को जो है ये बोला गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को अब एकदम फुल स्टॉप लगाओ एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट इज दी क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, ये हमारा जीएस पेपर 2 का आ गया. ठीक है. पॉलिटी एंड ऑल. सो एंड दैट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द गवर्नेंस. जीएस पेपर 2 ही हो गया. ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो सकता है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस पेपर 1 ऑल्सो द सोसाइटी. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. But before that, a little bit of information, and information is related to pre-sure. In order to be very much sure about your pre, don't forget to join pre-sure. Pre-sure में जो है आपको बहुत सारे questions practice कराए जाएंगे. दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश और उसके साथ साथ ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, तो आप इसमें को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है inquiry@tathastu.com इस पे भी मेल कर सकते हैं. एंड आपका ऑब्वियस सी बात है कि जो भी क्वेरी होगा दैट विल बी रिजॉल्व्ड. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. एंड ये जो हमारा पहला आर्टिकल है ये एक्चुअली रिलेटेड है. देखिए, हिंदू कल्चर जो होता है उसमें बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं. जब बच्चे जो हैं वो बॉर्न होते हैं, सेलिब्रेशन, जब बच्चे वूम्ब में होते हैं तभी से बहुत सारे डिफरेंट मोमेंट्स पे डिफरेंट जो सेलिब्रेशंस है वो होती रहती हैं. अब जब बच्चा जो है वो पैदा हो गया, उसके बाद जो है देयर इज अ मोमेंट जब बच्चा जो है वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करेगा. ओके. तो उससे पहले एक रिचुअल है उसको फॉलो किया जाता है, एंड इस चीज को कहते हैं विद्यारंभ सेरेमनी. विद्या आरंभ सेरेमनी. इट मीन्स जो है आपका जो बच्चे हैं, मतलब हम ही लोग जब कभी छोटे होंगे तो हम लोग जो पहला अक्षर कभी लिखेंगे तो वो सबसे पहले जिस सेरेमनी में ये पूरा ये जो चीज कराया जाता है, पहला अक्षर लिखवाया जाता है, वो सेरेमनी को ही विद्यारंभ सेरेमनी कहा जाता है. इसी से ही रिलेटेड एक्चुअली केरला हाई कोर्ट में एक फाइल करी गई थी, पिटीशन फाइल करी गई थी, और वहां पे क्या पूछा गया था, मतलब क्या है ना कि एक जगह है जहां पर कि पेरेंट्स की विल के खिलाफ, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि मेरा बच्चा जो है ये चीजें बोले, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे को जो है वो एक्चुअली बोलना पड़ा था. सेरेमनी मतलब वो मंत्र जो है उसके लिए करने पड़े थे, वो कुछ जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने पड़े थे, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट. राइट. तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने कहा कि फोर्सिंग और इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को फोर्स करना या फिर बच्चों को इंक्लूड करना टू राइट और रिसाइट एनी प्रेयर कॉन्ट्ररी टू देयर पेरेंट्स चॉइस एट द विद्यारंभ सेरेमनी विल बी इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्री थॉट एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ. तो यहाँ पे हमारे जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं कि आप बच्चे की इच्छा के बिना, अब वो तो बहुत छोटा सा बच्चा है तो उसका क्या ही इच्छा, लेकिन जब बड़े जो है थोड़े बड़े हो जाए तब, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी इच्छा के खिलाफ जो है आप उनको वो चीज़ करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं विद्यारंभ सेरेमनी में. ओके. और अगर इस तरीके से कंपेल किया जाता है तो ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट होता है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ होता है, उस चीज़ के अगेंस्ट जाएगी. Okay, so that is the reason why this particular article was really very important.
कोर्ट ने ये भी कहा दैट इंडिया इज एक्चुअली अ लैंड ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। बहुत सारे रिलीजन जो है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, हर तरीके के रिलीजन, एंड सभी लोग जो है बहुत ही सौहार्द से रह रहे हैं। वी आर अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर आर अ लॉट मेनी पीपल जो कि एथिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग एथिस्ट भी हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सब कोई जो है किसी न किसी रिलीजन को फॉलो ही करते हो। ओके, अब आती है इसमें एक पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू दी रिट पिटीशन। ठीक है, अब ये रिट पिटीशन जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज दिस रिट पिटीशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो दीज रिट पिटीशंस आर ऑफ 5 टाइप्स। रिट पिटीशंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो दीज आर ऑफ दी 5 टाइप्स। ठीक है, अब 5 टाइप्स में सबसे पहला जो होता है दैट इज दी हेबियस कॉर्पस। दिस इज नॉट नेसेसरी कि यही सबसे पहला होगा, बट मैं आपको बताने के पर्पस से। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट इज दी मैंडमस। ये सभी जो है आपकी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें ये सभी चीजें दी हुई हैं। देन आता है प्रोहिबिशन। ओके, फोर्थ वन इज दी सर्शियोरारी। ठीक है, and the last one is the quo warranto. Quo warranto. So these are the 5 writ petitions जो कि आप फाइल कर सकते हो। अब इन सभी को जो है एक एक करके हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, now when it comes to this thing कि मैंडमस को एक बार हम देख लेते हैं। तो what does this mandamus means? ठीक है, तो मैंडमस जो है वो एक्चुअली होता क्या है? इट मीन्स वी कमांड, वी डिमांड दिस थिंग, वी कमांड, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज दी वी कमांड। वी कमांड क्या? इस रिटेशन, इस ये जो रिट है इसको यूज किया जाता है इन द कोर्ट। दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन द कोर्ट इटसेल्फ। इसको जो है कोर्ट में यूज किया जाता है एंड ऑल दीज पिटिशंस आर एक्चुअली फाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। सभी के सभी जो है वो कोर्ट में ही बेसिकली क्या किए जाते हैं? फाइल किए जाते हैं। ओके, सो रिट पिटिशन ये जो एक हो गया वी कमांड हो गया, एंड दिस इज यूज्ड बाय कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा? पब्लिक ऑफिशियल के लिए यूज किया जाएगा जो कि एक्चुअली अपना काम नहीं कर रहा है। सो दिस कैन बी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द पब्लिक। 2 बार मैंने लिख दिया, पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट जो है इस चीज को एक्चुअली प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड एज वेल एज दैट ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, जो कि अपना काम करने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। नहीं, मेरे को अपना ये जो काम है वो नहीं करना है, बट यू आर सपोज टू डू दैट वर्क। भाई कैसे नहीं करोगे? ओके, नाउ अब यहाँ पे हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को कैसे याद रख सकते हैं? यू मस्ट कैन रिकॉल दिस MBBS मुन्ना भाई, है ना? तो MBBS मुन्ना भाई में क्या कहता है? आप उनको बॉडी चाहिए, राइट? सो दिस हेबियस कॉर्पस इज ऑल अबाउट दैट ओनली। क्या चाहिए? बॉडी चाहिए, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द पर्सन एक्चुअली, राइट? एंड इट इज एक्चुअली यूज्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। किस चीज के लिए है? टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। ये 2 हो गए। नेक्स्ट आता है इट इज दैट ऑफ द प्रोहिबिशन। ठीक है, तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? दैट इज टू फॉरबिट। वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? क्या है ये? टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिशन का नाम में ही पता चल रहा है दैट इज इट इज ऑल अबाउट दी प्रोहिबिट ओनली। ठीक है, अब ये प्रोहिबिट क्या है? here what it is actually doing, a court that is lower in position to prevent from extending its jurisdiction। मतलब एक कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो अपना दायरा क्रॉस करके इज डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे दिस इज द रिट विच एक्चुअली स्टॉप्स इट फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, सो दैट इज दी, मैं एकदम शॉर्ट में ही आपको ये सारी चीजें समझा रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज दी प्रोहिबिशन। नेक्स्ट आता है हमारा सर्शियोरारी। सर्शियोरारी में क्या चीज होता है? दैट इट इज टू बी सर्टिफाइड, इट इज टू सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, टू बी सर्टिफाइड
or to inform. Okay, it is to be certified or it is to inform, and this writ is actually used by a court higher in authority to a lower court or tribunal that either to transfer a case which is actually pending with them. ठीक है, उनको क्या करो कि आपके पास जो एक केस पेंडिंग है स्पेसिफिकली दे विल बी आस्किंग एंड उसको जो है आगे फॉरवर्ड कर दो. सो दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर दैट, गिव इट टू अस. सो इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड, वो जो केस है वो अब आगे इसको लेकर के अब इसको जो है आप हमें दे दीजिए. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट आता है हमारा क्यो वारंटो. सो क्यो वारंटो, इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी और दैट ऑफ द वारंट. इट इज ऑल अबाउट टू by what authority, by what authority or warrant. क्यों वारंटो, नाम से ही आपके नाम में ही है ये, मतलब इसके नाम में ही है वारंट, क्यों वारंटो. सो इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वारंट. ठीक है, सो इट इज एक्चुअली बीइंग गिवन टू प्रिवेंट इलीगल सर्पेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन. ठीक है, through this writ what happens that the court actually inquires into the legality of a claim of a person to a public office. कि आप जो है अगर क्लेम कर रहे हो कि इस ऑफिस में काम करने का, तो उसकी लीगैलिटी कितनी है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द पब्लिक. ठीक है, पब्लिक. अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये जो रिट पिटिशंस हैं ये कौन जो कर सकता है. ऑल दीज आर देयर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, ये जो सभी हैं ये सभी कैसे मिले हैं, these have been provided as the constitutional remedies के तौर पर इसको किया हुआ है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ कौन कोर्ट्स इसको यूज कर सकते हैं. सो दोज आर द हाई कोर्ट एंड दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, तो वो है आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट कैसे कर सकता है, तो आर्टिकल 226. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तौर पे हमको ये प्रोवाइड करे हुए हैं. डू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, इन सभी को याद जरूर रखिएगा. सो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्यो वारंटो. हेबियस कॉर्पस इज ऑल अबाउट द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी, द पर्सन. And then mandamus is all about the public official who is actually not doing anything. Then the prohibition is to prohibit from crossing your jurisdiction. Next is the certiorari, to be certified or to inform to transfer some case to the higher court. Then the quo warranto is all about by what authority or warrant you are actually sitting over there and you are working on that particular case or doing anything. Okay, क्या है आपके पास उस चीज से related हक है now. Okay, now let's move on to the next article, and next article is all about the manual scavenging. As you can see, अब बहुत ही मतलब देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है, एक तो ये खराब काम है और दूसरी बात ये कि ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही गंदी है, बहुत ही खराब काम है ये. हम सॉरी टू से दिस, लेकिन हमारा देश अभी तक इस चीज़ को कंटिन्यू होने दे रहा है, तो ये तो बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है. अभी तक ये जो एक्चुअली एक PIL फाइल करी गई थी मैनुअल स्कैवेंजिंग को ही लेकर के, तो इसमें ये चीज़ देखो, गवर्नमेंट का डेटा आता है, तो गवर्नमेंट का डेटा खैर कितना सही है कितना नहीं, वो तो दैट इज अ मैटर ऑफ अनदर डे, फिर कभी जो चीज़ के बारे में हम देखेंगे जानेंगे. बट यहाँ पर देखो कि 347 लोग जो है वो दे हैव डाइड while cleaning these kind of places only. 347 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है जब वो सीवर्स को, सेप्टिक टैंक्स को इंडिया में ही मतलब क्लीन कर रहे थे. एंड दिस इज दी आंकड़ा, ये नंबर जो है वो लास्ट 5 years का बोल रहे हैं, बट आई एम क्वाइट श्योर कि ये नंबर जो है ये सिर्फ 350 ही नहीं होंगे, 347 ही नहीं होंगे, उससे कहीं ज़्यादा होंगे. बट ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है उसी को ही हमको जानना है. बट यही चीज़ है कि इतने भी लोगों की डेथ क्यों हुई, नहीं होना चाहिए था. यू कैन सी दैट बेयर बॉडी दे आर गेटिंग इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ये सेप्टिक टैंक्स, ये नाले एंड ऑल, ये सारा चीज़ जो है वो साफ कर रहे हैं, उनका हेल्थ इम्पैक्ट होता है. बहुत सारे जो हैं केमिकल्स उसमें होते हैं, बहुत सारी गंदगी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका हेल्थ इम्पैक्ट होता है. दे डाई बाय दैट.
स्लोली स्लोली उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है कभी कभी वो उसी में ही फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे डाई। है तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो क्या चीज कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को ये चीज कहा टू कंप्लीटली एराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसको कंप्लीटली एराडिकेट करने के लिए, एंड दैट टू अक्रॉस द कंट्री। सेंटर को कहा ताकि वो ऊपर से सारी चीजों को ध्यान दे हुए इट शुड बी कंप्लीटली एराडिकेटेड, एंड स्टेट को कहा कि स्टेट जो है वो अपने ही अंडर उसको कंप्लीटली पूरा जो है वो एराडिकेट करे, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में जुगलबंदी नहीं होगी तब तक जो काम है वो ये काम नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ओके, नाउ द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू पे 30 लाख रुपीज एज कॉम्पेंसेशन टू द नेक्स्ट कीन ऑफ दोज हु डाई व्हाइल क्लीनिंग द सीवर्स। सीवर्स को क्लीन करते हुए जिनकी भी डेथ हुई है तो उनके ही बच्चे हो, फैमिली हो, तो उनको 30 लाख रुपए देने के लिए बात बोली गई है, जिनकी ये जो सीवर्स को क्लीन करते हुए डेथ हुई है। तो ये कोर्ट ने इस चीज को डायरेक्ट किया है दैट यू आर सपोज टू डू दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो कॉम्पेंसेशन है to be paid in case of permanent disablement while manual scavenging of 20 lakh rupees and not less than 10 lakh rupees for other forms of the disablement. Now यहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि ये मतलब ये जो पेमेंट है वो आपको करना है, एंड व्हेन इट कम्स टू द डिसेबलमेंट 20 लाख रुपीज एंड दी परमानेंट डिसेबल अगर हो जाते हैं तो, एंड किसी और तरीके का कोई जो फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट उनको होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस 10 लाख रुपीज बट नॉट लेस देन दैट, और वो पैसे जो है उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो उनको डिसेबल अगर हुए हैं किसी तरीके से उनके आईज एंड ईयर्स एंड ऑल, बिकॉज यू कैन सी दैट दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ये किसी तरह कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, बैर एकदम ऐसे ही चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दे विल बी इम्पैक्टेड समहाउ, देयर बॉडी ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड समहाउ, राइट। तो वहां पे जो है इनको पेमेंट इनको जो है सरकार को पैसे देने होंगे 20 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज इन द केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट और दैट ऑफ द एनी अदर फॉर्म ऑफ द डिसेबलमेंट। इसके अलावा जो कोर्ट ने ये भी चीज कहा, डायरेक्शंस एक्चुअली इन्होंने जो है वो दिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013। अब सोचो कि ये इनको जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो 2013 में ही आ चुकी थी, 2013 में ही ये चीज आ चुकी थी, लेकिन अभी तक जो है 2013 अभी 2023 आ गया है, बट ये अभी तक एराडिकेट हुआ ही नहीं है कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इनको डायरेक्ट किया है दैट हाउ यू आर सपोज टू गो विद दिस थिंग, नॉट गो अवे बट गो विद दिस थिंग, एंड इसमें कुछ चेंजेस करने के। नाउ द अनदर पॉइंट ओवर हियर इज द कोर्ट हैज एक्चुअली डायरेक्टेड कि आप जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू हैव नॉट कंप्लीटली एराडिकेटेड। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हुए हैं एक्चुअली लोगों को। राइट्स हम सभी को कौन कौन से मिले हैं, बहुत सारे है हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट यहाँ पे कौन कौन से राइट्स का मेंशन किया हुआ है, दैट इज आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये सारे राइट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी होगी, राइट टू अनटच, राइट टू प्रोहिबिशन रिलेटेड टू दिस अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट यू आर नॉट सपोज टू बिहेव like that with us. Okay, so all these kind of things have been actually highlighted by the government, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो एक्चुअली हाईलाइट करे गए हैं। अब ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना जरूरी है दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग इज समथिंग विच, अब इन्होंने ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इसको हाईलाइट कर दिया है, तो इट मींस दैट अब हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें एक्चुअली न्यूज़ में रहती है ना, उसी से ही यूपीएससी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके जो है उसी में से ही क्वेश्चंस पूछती है। ओके, सो ये सारे आर्टिकल्स जो है वो एक्चुअली आपके लिए अब क्या हो गए, इम्पॉर्टेंट हो गए, ठीक है।
अभी यहाँ पे आपको आर्टिकल 15 जो है दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो राइट टू, व्हेन इट कम्स टू द राइट टू इक्वालिटी, सो आर्टिकल 14 to 18, ठीक है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी कम्स ओवर देयर. देन कम्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो आर्टिकल 23 to 24, right against exploitation. You are not supposed to exploit us in any way. So those are the articles. अब यहाँ पे आर्टिकल 19 to 22 में कौन कौन से यहाँ पे 14 to 18 जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, ये एक बार आप जरूर चेक करिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 19 इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ कैनेडा. ठीक है, कनाडा की वजह से आर्टिकल 19 इज ऑल्सो वेरी मच इन न्यूज. तो वहाँ हालांकि वो जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सही चीजें अपने देश के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके, चलिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट. देखिए, जब भी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में होता है, ठीक है, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होता है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन, ये सारी चीजें होती हैं. तो सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिस्टर्स जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वो सारे क्वेश्चन आंसर जो है कौन पूछेगा, उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या है, वही सारा प्रोसीजर हैज बीन मेंशन इन दिस. अगेन आज पूरा लक्ष्मीकांत ही एकदम आपको जो है वो रिवाइज करा दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है. तो जब भी हमारा पार्लियामेंट सेशन में होता है, तो जब हमारा सेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है तो उस टाइम क्वेश्चन आवर रखा जाता है. लोकसभा जो स्टार्ट होती है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन आवर. ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है क्वेश्चंस रेज करने का, ये हमारा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा है, ये जो रूल बुक है उसके रूल्स 32 से लेकर के 54 तक ये सारी चीजें जो है वो मेंशन है. 32 से लेके 54 तक ये सारी चीजें मेंशन है. इसके अलावा डायरेक्शंस बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी डायरेक्शंस 10 से लेकर के 18 तक, ये डायरेक्शंस बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा उसमें मेंशन है 10 to 18. एंड 30 to 54 जो है ये किस चीज में मेंशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा. इस चीज में ये चीज जो है वो मेंशन करी गई है. अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे पार्लियामेंट में तो है, तो इसका मतलब सब एमपी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको पहले से ही नोटिस देना पड़ेगा. नोटिस देना पड़ेगा किसको, सेक्रेटरी जनरल, जो हाउस का सेक्रेटरी जनरल है, उनको ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पहले से ही दिया जाता है. द पीरियड ऑफ नोटिस फॉर अ क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 15 डेज. नोटिस देना पड़ता है और वो 15 डेज की कम से कम जो है वो नोटिस होती है. नोटिस में क्या होता क्या है, इट कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है वो एक्चुअली लिखा रहता है. एंड वो मिनिस्टर जिससे जो है वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, कौन मिनिस्टर हैं, उनको ये बोलते हैं कि भाई दिस इज द मिनिस्ट्री एंड दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क. ओके, तो ये जो इंटीमेट है ये कर दिया जाता है. द डेट ऑन विच आंसर इज डिजायर्ड एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन केस the MP tables more than one notice of questions for the same day. अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि सपोज कि क्वेश्चंस आपने दे दिया, अब यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आ जाता है. अगर सपोज कि 10 MPs हैं, अब वो जो पूरे के पूरे 10 MPs हैं वो सभी के सभी एक बार में तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते. हमको और भी सारे काम होते हैं. जब पार्लियामेंट होती है तो उसमें एक्ट्स हैं, मतलब कोई डिफरेंट बिल्स आते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन आवर में तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना. ठीक है, सो देयर इज अ टाइम फिक्स्ड एंड इन दैट दे आर सपोज टू आस्क द क्वेश्चंस. एंड वो भी कौन से मिनिस्टर हैं एंड हु इज एक्चुअली आस्किंग, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है उसके हिसाब से फिर क्वेश्चंस
पूछने का जो है वो काम एक्चुअली आगे जाता है। ठीक है, नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन एन एमपी आस्क। अब जो एमपी है वो कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आर इन लोकसभा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट इसको पब्लिश करते हैं, कितने क्वेश्चंस एक एमपी पूछ सकता है, तो उसमें कहा गया है कि एक मेंबर जो है वो 5 नोटिसेस से ज्यादा नहीं, मतलब 5 नोटिसेस ऑफ क्वेश्चंस कैन ओनली बी गिवन, 5 बस एक दिन में। दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बोथ फॉर ओरल एंड द रिटन आंसर्स। अब चाहे ओरली आपको जवाब चाहिए या फिर रिटन फॉर्म में आंसर चाहिए, तो वो सभी चीजें कैसे होंगी, 5 नोटिस ही मिल सकता है फॉर एनी डे, राइट, इन ऑल फॉर एनी डे। नोटिस इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 5 क्वेश्चंस। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 5 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछना चाहता है तो एक दिन में 5 हो जाएंगे, बाकी बचे जो हैं वो अगले टाइम के लिए उसको रखा जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट सेशन ओनली, उसी सेशन में ही, लेकिन अगले दिन उसके बाद जो है कभी पूछा जाएगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो बैलेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रखे रहते हैं, फिर उसी में से क्वेश्चंस जो है निकाला जाता है एंड अकॉर्डिंगली द आंसर्स आर बीइंग गिवन। हाउ आर द नोटिसेस फॉर क्वेश्चन सबमिटेड। नोटिसेस जो है होती हैं क्वेश्चंस के लिए वो कैसे सबमिट होती हैं, ठीक है, देयर आर 2 ways टू डू दैट, यहाँ पे कहा गया है। पहला क्या तरीका है, ऑनलाइन, थ्रू एन ऑनलाइन, दैट इज द मेंबर्स पोर्टल, उनका एक पोर्टल होता है, तो वहां से लॉग इन करके जो है वो वहां पे बोल सकते, वहां पे जो क्वेश्चन है वो दे सकते हैं, मतलब दे कैन एक्सेस इट थ्रू देयर आईडी एंड दैट ऑफ द पासवर्ड। और इसी चीज को लेकर के जो है वो क्वेश्चन रेज किया जा रहा है मोहित महुआ मोइत्रा जो है उनके ऊपर ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड जो है वो एक्चुअली किसी और को दे दी थी। ठीक है, खैर दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट व्हाई शी डिड एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेकेंड चीज क्या है, थ्रू द प्रिंटेड फॉर्म्स अवेलेबल इन द पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस, या फिर जो है प्रिंटेड फॉर्म है वहां पे यू कैन एक्चुअली गिव योर क्वेश्चंस, तो वो जो है फिर सबमिट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली द क्वेश्चंस द डे विल बी एक्चुअली डिसाइडेड एंड योर क्वेश्चंस विल यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। हाउ इज एडमिसिबिलिटी डिसाइडेड एक्चुअली। अब यहाँ क्या है, इसके लिए भी अगेन रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो 150, जैसे कि आपकी वर्ड लिमिट होती है वैसे यहाँ पे भी वर्ड लिमिट है, 150 से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती है। दे शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और रेफर टू द कैरेक्टर और कॉन्डक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट इन देयर ऑफिशियल और दैट ऑफ द पब्लिक कैपेसिटी। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें किसी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई डिफेम करने वाली कोई भी उस तरीके के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो कॉन्डक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे पूछ रहे हो, तो वो कॉन्डक्ट जो है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो क्वेश्चन है इज नॉट एडमिसिबल इफ इट्स सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग। सपोज कि अगर कोई ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है जो कि कोर्ट के सामने अभी उसके ऊपर जजमेंट एक्चुअली आनी है, ठीक है, जजमेंट अभी जो है वो आनी है, वैसे मैटर पे अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसको नहीं एंटरटेन किया जाएगा, बिकॉज दैट इज अंडर कंसिडरेशन एज ऑफ नाउ, तो उसको नहीं लेंगे। अ क्वेश्चन दैट सीक्स इंफॉर्मेशन the free availability of which may weaken the unity and integrity of the country is not allowed। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारी यूनिटी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन है या फिर उसको जो है खराब कर सकता है, ऐसा कुछ है तो उस चीज को भी यहाँ पर जो है नहीं लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आर ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड इन पर्सन बाय द कंसर्न मिनिस्टर इन द हाउस। क्या सारे के सारे क्वेश्चन जिसको पूछे गए हैं क्या वही आंसर करता है, तो आंसर इज नो। एक्चुअली 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन, जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको क्या करता है, जो एमपी है जिसको क्वेश्चन, ये एक्चुअली मिनिस्टर है जिसको ये क्वेश्चन दिया गया है, वो ओरली बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ओरली बताया जाएगा एंड जो एमपी विल बी, ईच एमपी इज अलाउड टू आस्क स्टार्ड क्वेश्चन पर डे। हर मतलब एक दिन एवरीवन विल बी अलाउड टू डू दैट। स्टार्ट क्वेश्चंस हैव टू बी सबमिटेड एट लीस्ट 15 डेज इन एडवांस, 15 दिन एडवांस में जो है इसको सबमिट करना होता है। दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो है इसके लिए, अनस्टार्ड मतलब क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क इस तरीके कुछ भी नहीं दी गई है,
यहाँ पे जो आंसर है वो रिटन फॉर्म में एक्चुअली मिलेगी मिनिस्ट्री की तरफ से, रिटन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दिन कम से कम 15 डेज पहले जो है सबमिट करना पड़ेगा। एंड कब कितने क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, तो थ्रू 230 क्वेश्चंस कैन बी लिस्टेड फॉर रिटन आंसर्स इन अ डे। 230, ठीक है, दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस ये एक्चुअली तब पूछा जाता है, शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चंस तब आते हैं जैसे कि इंडिया है, इंडिया में कोई बहुत ही पब्लिक कोई ऐसा इवेंट हो गया है दैट इज ऑफ द अर्जेंसी, उसके ऊपर जो है डिस्कस करना, उसके ऊपर जो है बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है अर्जेंसी को लेकर के, तो वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये 10 डेज से कम के टाइम पीरियड में ये नोटिस जो है वो दी जा सकती है। फिर आता है क्वेश्चन टू अ प्राइवेट मेंबर। क्वेश्चन जो है किसी प्राइवेट मेंबर को एक्चुअली पूछ सकते हैं, विच हु इज द एक्चुअली द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट द मिनिस्टर, तो उनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये कब पूछा जाता है, जब ये किसी तरीके की बिल से रिलेटेड कोई चीज होती है, या फिर कोई रेजोल्यूशन रिलेटेड होती है, या फिर कोई और काम काज से रिलेटेड ऑफ द पार्लियामेंट उससे रिलेटेड होती है, और वो एमपी जो है वो एक्चुअली उन्हीं सारी चीजों से रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्चुअली उन सारी चीजों को लेकर के। सो दैट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड टू दैट। ओके, why is raising of questions in the parliament is very much important. See, क्वेश्चन करना जो है वो किसी भी फील्ड में एक्चुअली बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज वंस यू आस्क देयर इज अ क्लैरिटी रिलेटेड टू द थिंग, एंड जो क्लाउड है एक्चुअली सस्पेंस की किसी भी तरीके की वो क्लियर होती है, एंड यू गेट बेटर आंसर ऑल्सो। मेनी अ टाइम्स ये भी होता है कि आपके क्वेश्चन करने की वजह से ये हिंट करता है कि हाँ इस तरीके की चीजें जो है वो चेंजेस करी जा सकती हैं। ओके, so that is the reason why I feel that that should be there, and the exercise acts as a parliamentary device to practice legislative control over the executive actions. Okay, so these are the things, ये एक तरीके से चेक रखता है related to the चेक रखता है on the parliament, on the government basically, on the ministers, कि भाई पब्लिक भी देख रही है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, सो यू आर सपोज टू डबल चेक एनीथिंग व्हेरेवर यू थिंक ऑफ डूइंग नाउ। सो दिस इज इट रिलेटेड टू टुडेज our daily editorial and news analysis. I hope that you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care, have a great time, good night, and Jai Hind.